माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IMS BHU। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज़ ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। मैटर के, पदार्थ के इंटरेक्शन, उसकी संरचना, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण, इन सब के बारे में अगर हम जो स्टडी करते हैं, इन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या है ये? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संरचना, उनके गुणधर्म और इंटरेक्शन, परस्पर एक दूसरे के संबंध में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि केमिस्ट्री क्या हुआ? इट इज ए स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, इंटरएक्शन, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर के प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन, कंपोजिशन के बारे में जो स्टडी जिसके अंतर्गत हम करते हैं, दैट इज क्या है? केमिस्ट्री है। समझ गए बात? अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर क्या होता है ये आपको 9th क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द मास, दैट इज नोन एज अ मैटर। पदार्थ वह है जिसके पास क्या होता है? पदार्थ किसे बोलते हैं? पदार्थ वह चीज़ होती है जो जिसके अंदर मास हो या जो मास रखता हो और जगह घेरता हो, इसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ की बात करें तो हर कोई चीज़ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वो कोई भी पदार्थ किन किन कणों से मिलकर बना है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी क्या संरचना होती है, ठीक है, उनका किसी दूसरे पदार्थ के साथ इंटरेक्शन करने पर, रिएक्शन करने पर किस तरीके का प्रतिक्रिया, किस तरीके का उत्पाद बनाते हैं, यही सब हम जो स्टडी करते हैं, यही सब जो समझते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर तो समझ में बात आपको ये आ गई होगी कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होगा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें मैटर की, तो एटम्स और क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। समझ रहे? कि कोई भी मैटर होगा तो क्या बनेगा? एटम से बनेगा, एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिस्ट्री है, इट इज़ ए सिंपल, क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ए स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो सिंपली हम इन अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही तो मैटर क्या बना होता है? मैटर बना होता है। और मैटर के ही प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन और कंपोजिशन के ही स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मैटर जो बना होता है एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब इनकी हम बात कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, तो क्यों ना ये नहीं कह सकते, ये भी तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और किस तरीके से नए कंपाउंड्स बनाते हैं, इसके लिए कुछ लॉ दिए गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस की बात करें। अगर हम केमिस्ट्री क्या है, बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझने वाले इसकी इम्पोर्टेंस।
क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर हम बात करें अपने डेली लाइफ में, तो देखिए जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, कोई भी चीज़ जो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ये ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के उपयोगी के लिए, ह्यूमन को सरल चीज़ बनाने के लिए, कंफर्ट बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम कोई ना कोई चीज़ स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि उनके एफर्ट को कम करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो, जिस तरीके जैसे ड्रग्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, और सॉप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स चलते रहते हैं। उनका घट जाना, बढ़ जाना, उनका कंसंट्रेशन, सांद्रता घट बढ़ जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब भी क्या होता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ड्रग्स। आज की जो लाइफ है एंटीबायोटिक या ड्रग्स से क्या है कि दवा से, मेडिसिन से भरी हुई है। मतलब कि विदाउट मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स हम सोच भी नहीं सकते जीवन कैसा होगा। समझ रहे हैं आप। तो क्या होगा, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे फॉर कैंसर के लिए, तो कैंसर के लिए जो यूज़ किया जाता है ड्रग्स, वो क्या होते हैं, कैंसर के लिए सिस्प्लैटिन, ठीक है, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोन, ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। प्लेटिन और टैक्सोन। दूसरा ड्रग्स यूज़ किया जाता है फॉर एड्स विक्टिम की ट्रीटमेंट के लिए, एड्स विक्टिम्स ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ किया जाता है वो है AZT, ठीक है, एजिडोथाइमिडिन यूज़ किया जाता है एड्स विक्टिम में। अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो भयंकर इस तरीके की बीमारी है, एड्स और कैंसर हुआ, इनका ट्रीटमेंट, इनके लिए जो ट्रीटमेंट हो सका, जो दवा आ सकी, वो केमिस्ट्री की मदद से आ सकी। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर केमिस्ट्री ना होता, अगर हम किसी भी मैटर को या किसी भी प्रोडक्ट को, या भी कोई भी जो चीज़ें हैं, अगर उसके कंपोजिशन स्ट्रक्चर को अगर हम ना समझ पाते, तो क्या ये बना पाते, नहीं बना पाते। और अगर हम बात करें जिस तरीके से, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन लेयर को क्या किया जा रहा है, दिनों के दिन डैमेज कर रहा है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरो केमिस्ट्री की मदद से ही क्या हो पाया, संभव हो पाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर उनका अल्टरनेट कोई दूसरा कंपाउंड यूज़ किया जाए जो उसके डैमेज को रोक सके। और आप जानते हैं कि इस जो ओजोन परत होती है हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर तो किसी भी केमिस्ट्री जैसे आप देखते हो तो रिएक्शन जरूर देखोगे। तो रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है रिएक्टेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में क्या होता है, कई सारे रिएजेंट आते हैं, मिलकर रिएक्ट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो होता क्या है कि वो किस तरीके से कंबाइंड होते हैं, क्या उनका नेचर है कंबाइंड होने का, इसी को हम एक अलग से अभी समझने वाले हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 लॉ दिए गए, ठीक है, जिसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और फिफ्थ है अवोगाद्रो लॉ। तो ये लॉ 5 बेसिक लॉ हैं जो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में को बताते हैं किस तरीके से कोई चीज़ रिएक्शंस जो हो रही हैं, उनके जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बनने का, उनके बीच का, तो वो बताते हैं, लॉ के थ्रू हम समझते हैं कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो एक एक लॉ करके देखते हैं आगे। ठीक, तो बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म द कंपाउंड मेनली गवर्न्ड बाय द 5 बेसिक लॉ। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, उससे क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 5 बेसिक रूल्स लॉ गवर्न करते हैं। जैसा कि पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, फिर थर्ड है लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और फोर्थ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, और फिफ्थ है अवोगाद्रो लॉ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये लॉ है क्या, ठीक है, और किस तरीके से काम करते हैं और इसका क्या मतलब है। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
सो बच्चों, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको दिया किसने था। तो दिस लॉ गिवन बाय लावोसियर। कब दिया था? इन 1789 में। कब दिया था? 1789 में। कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन एक दहन रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के ऑब्जर्व किया लेवोसियर ने, और ऑब्जर्व करने के बाद उसी हिसाब से इस कंक्लूजन पे पहुंचा, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास पर। इनका कहने का मतलब ये था कि जो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जितना मास, टोटल मास रिएक्टेंट की तरफ रहेगा, उतना ही मास किधर रहेगा? प्रोडक्ट की तरफ भी रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या दी थी इन्होंने? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दिया किसने? लेवोसियर ने। किस रिएक्शन के कंक्लूजन से? तो कंबशन रिएक्शन इन्होंने की थी। ये बात याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। कंबशन रिएक्शन से कंक्लूजन दिया क्या? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू this law, mass neither can destroy या created nor be destroyed in a balanced chemical reaction or physical reaction। ठीक है। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो मास होता है रिएक्टेंट का, वो बराबर होता है प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जैसे कोई जो रिएक्शन हुई है, इनका कहने का मतलब ये था कि जो टोटल मास होता है, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें दो चीज़ें होंगी, बोलो, एक रिएक्टेंट होगा और दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो उन्होंने बोला क्या कि टोटल mass of reactant equals to total mass of products। ठीक है, ये इन्होंने बोला। ठीक है। इस लॉ का मीनिंग ये था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मास डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं, कम हुआ ही नहीं, अब ठीक है, कम हुआ ही नहीं और ना ही ज़्यादा हुआ किसी भी रिएक्शन में। तो ये हुआ। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से जैसे कोई अगर हम ले लेते हैं, जैसा कि आप बहुत सिंपल एक रिएक्शन देखते हैं, क्या है? अगर हम जैसे बात करें H2 + O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। ठीक है। जिसमें से अगर हम इसकी बात करें, ये हो गया बैलेंस। ठीक है। बैलेंस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट याद रखिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस ऐसा नहीं कि किसी भी रिएक्शन हो सकता है, जो रिएक्शन बैलेंस्ड होगी उसमें ये लॉ फॉलो होगा। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, फिजिकल रिएक्शन भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, लेकिन एक नए कंपाउंड नहीं बन रहा, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो, तो भी इसमें क्या होता है कि जो मास होता है बराबर होगा। जैसे गैस, जैसे वाटर की बात करें तो लिक्विड में अगर गैस अवस्था में चला जाए या सॉलिड में है और लिक्विड में आ जाए, तो उस दौरान भी मास क्या होगा? उनका बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नया कंपाउंड नहीं बना, स्टेट, भौतिक अवस्था चेंज हुई, उसको हम मतलब फिजिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? नए कंपाउंड बनाए गए तो उस दौरान भी नहीं।
बराबर होना चाहिए मास। तो जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको समझते हैं कि H2 हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इस वाटर बनाता है। अब अगर हम इसकी बात करें, मास इसका जोड़ लो, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें मास की, तो यहाँ पर इस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और टोटल कितने हैं अगर हम बात करें तो 4, ठीक है। और इधर बात करें ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2 तो टोटल 4 और प्लस 32 कितना आ गया 36 आ गया कि नहीं, बोलो 36 ग्राम इधर आ गया, 36 ग्राम इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम इधर बात करें, अब देखो इतना इधर भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है कि 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो वाटर का निकालो पहले, तो 2 इसका हो गया और 16 इसका हो गया, तो कितना हो गया 18, और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 कर दो, 18 दूनी 36, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम इधर भी बना और 36 इधर। तो पहले मास कितना था 36 था, फिर बाद में कितना बना 36 बना। तो यही लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको जानते हैं लॉ ऑफ इनकंस्ट्रक्टिव ऑफ मैटर। इस लॉ से जानते हैं लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिव ऑफ मैटर या मास, सॉरी मास। इनडेस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है टूटना, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है टूटना, कम होना। लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिव मतलब ऑफ द मास, मतलब कि मास टूटता नहीं है, कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, वो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। और समझ में आ रही बात। अब हम दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट law of chemical combination, law of definite proportion. Law of definite proportion is given by the French chemist Joseph Proust. किसने दिया था, given by French chemist जोसेफ प्राउस्ट दिया था इसने, ठीक है। तो किसने दिया था और वर्क किस पे किया था इन्होंने, अभी मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि क्या ये क्या मतलब है, लेकिन कौन दिया था और किस पे काम किया तो वो देख लेते हैं। तो वर्क किस पे काम किया था, क्यूपरिक कार्बोनेट, क्यूपरिक कार्बोनेट, ठीक है, इस पे काम किया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि किसने दिया और किस पे काम किया था। तो इन्होंने इस पे काम करके कंक्लूजन दिया था, क्या दिया था कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसका कहने का मतलब ये था कि आप जैसे कोई भी कंपाउंड्स, जो कोई भी कंपाउंड बनता है, हो सकता है कि अलग अलग रिसोर्सेज से बन रहा हो, ठीक है। अगर आप वाटर ले गए हैं तो वाटर आप ला सकते हैं, कहाँ, गंगा जल हो सकता है, ठीक है, टैप वाटर हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है। तो कई जगह से अगर आप लाएँ तो जो वाटर मिल सकता है आपको, अलग अलग जगह से मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड देखिए वाटर, तो वो उसमें जो एलिमेंट्स उनका जो प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम होता है, चाहे आप कहीं से भी लाएँ, समझ रहे, मतलब कि वाटर H2O ये होता है। अब आप इसको चाहे जहाँ से लेके आ रहे हो, चाहे वो रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, सी वाटर हो, गंगा जल हो, जो भी हो, उसमें क्या होता है कि ये फार्मूला यही रहेगा उनका सबका। जब भी वो वाटर कंबाइन करेंगे, जब भी वाटर बनेगा, चाहे सिंथेटिक भी हो, तो H2O ही रहेगा, H4O नहीं हो जाएगा, H2 या HO2 नहीं हो जाएगा, मतलब ये ना हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। ये लॉ यही बोलता है, कहने का मतलब अगर इसको देखें 2 और ये हो गया क्या 16, मतलब 1:8 रेशियो हमेशा होता है, ठीक है। तो क्या बोला इसने, ठीक है, अगर आप देखें तो क्या बोला, ही स्टेट दैट, प्राउस्ट क्या बोला,
we state that a given compound always contain exactly same proportion of elements by weight। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या बोला? इस स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड्स गिवन होगा, कोई भी जो कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, हमेशा कंटेन, ये जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपाउंड बना होगा एलिमेंट्स मिलकर बना होगा ना, तो वो हमेशा क्या होगा, एग्जैक्टली कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन, हमेशा सेम होगा। मतलब जैसे मैं वाटर की बात करूँ, जैसे अभी जो समझा रहा था आपको, तो वाटर, ये फार्मूला, तो ये वाटर हो सकता है कहाँ से मिल सकता है, ये वाटर हो सकता है आपको सी वाटर से मिल जाए, ये अलग अलग जगह से मिल सकता है, नहीं, सी वाटर हो सकता है, टैप वाटर, नल वाटर हो सकता है, ठीक है, रेन वाटर हो सकता है, ठीक है। तो सी वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया, रेन वाटर होगा, गंगा जल ले लो, जल कहीं से भी ले लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1:8, 1:8 हमेशा प्रोपोर्शन मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी लेकर आए, ठीक है। वाटर या कोई भी, वही कहने चाह रहे थे ये, इन्होंने जो शब्द ये देखा कि ऊपर एक जो कार्बोनेट है, एक सिंथेटिक लिया इन्होंने जो बनाया गया, और एक और नेचुरल लिया, तो देखा उसमें जो कॉपर और कार्बोनेट का जो रेशियो है, जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है, वो सेम प्रोपोर्शन में आ रहा था। तो वाटर हम कहीं से भी ले लें तो हमेशा जो वाटर का फार्मूला होगा वो क्या होगा, H2O होगा। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा 1:8, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा एक दूसरे के इस रेशियो, किस प्रोपोर्शन में होंगे, 1:8 के होंगे। बात समझ में आ रही है? चाहे आप कहीं से भी लें, चाहे सिंथेटिक वाटर हो, चाहे किसी भी लैब में बना रहे हो, या कहीं से भी बना रहे हो, या कहीं से ला रहे हो, गंगा जल हो सकता है, गंगा जल हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, सी वाटर हो, कोई भी वाटर होगा, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होंगे, 1:8 रेशियो में। इसका सिंपल सा कहने का मतलब यही था कि डिफरेंट प्रोपोर्शन, समझ लो ना, डिफरेंट, इसका कहने का मतलब ये था कोई भी जो कंपाउंड होगा, जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे, उनका जो प्रोपोर्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को एक नाम से और जानते हैं, क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? तो इसको दिया किसने था, सबसे पहले तो ये समझ लो, दिया था इसको जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। क्या कहा था इसने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो 2 elements कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होकर एक है मोर देन 1, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए तो हो सकता है क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। हो सकता है ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, बोलो। ये ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले तो क्या बना सकते हैं, NO बना सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या क्या बना सकते हैं, नाइट्रिक, ठीक है, ये बना सकते हैं, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, N2O3
ठीक है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो सकता है। तो कहने का मतलब कि आप अगर देख रहे हो कि दो ही एलिमेंट्स जो हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो इतने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या बोला इसने, बोलो यहाँ तक समझ में आ रही, दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर आपस में मिलते हैं तो वाटर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये इतने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। और आगे क्या बोला, वो आगे देखते हैं। तो क्या बोला इसमें, मोर देन वन कंपाउंड्स, ठीक है। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उन दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट का जो मास है, मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स दैट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। होता क्या है कि अगर हम क्या करें, इसमें से दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मास क्या कर दें, फिक्स कर दें, अमाउंट बिल्कुल सेम रखें, और दूसरे वाले का जो अमाउंट है वो क्या होगा, मासेस ऑफ वन एलिमेंट, वो क्या होगा कि एक अगर एक फिक्स है और दूसरे का जो मास आएगा, उनका जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो बनेगा, मतलब 1:3:4 इस तरीके से रेशियो में आएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जब दो एलिमेंट्स का होते हैं, कंबाइंड्स होते हैं, तो मोर देन वन कंपाउंड्स बना रहे हों, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हों, तो उनमें से जो एक एलिमेंट्स है उसका जो मासेस है, जो दूसरे एलिमेंट्स जिसका मास फिक्स उससे कंबाइंड हो रहा है, तो इनके मासेस का जो रेशियो है एक सिंपल रेशियो बन रहा है, एक सिंपल रेशियो बन रहा है। और कैसा बना, मल्टीपल प्रोपोर्शन बन रहा है, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन बनता है होल नंबर का, उसी को बोलते हैं ये। अब आपको समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो ये यहाँ से ही देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं अगर बोलूँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये, अगर इसमें देखो नाइट्रस ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना, 14 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 और इसका हो जाएगा 16, ये इस रेशियो में, इसमें अगर आ जाए तो ये किस में रेशियो हो जाएगा, M2, ये हो जाएगा 14:16 रेशियो में, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, ये इसको रहने दो आप, ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें अगर आओगे इसमें 28 और 48 रेशियो हो जाएगा, ये 48, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 28 और किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो इसमें 64, ठीक है, ये हो गया। और चलो इसमें देख लेते हैं इतने में, और अगर चलो इसमें भी देख लो 28:15, बोलो हमारे पास एक दो एलिमेंट्स मिलकर कितने कंपाउंड्स बना सकते हैं, और होते भी हैं। आप आगे चलकर पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे ये कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। तो इसमें जो बोलना चाह रहा है हमसे, नाइट्रोजन का फिक्स है, देखो 2 N2 तो एक का 14 होता है, दो का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28। अब ऑक्सीजन किस तरीके से आ रहा है, देखो 16, इसमें कह रहा है 48, इसमें कह रहा है 64, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है 80 आ रहा है। तो जो इसमें इनका रेशियो निकालोगे, तो रेशियो अगर क्या निकालोगे, जो रेशियो आएगा देखो 16:48:64:80, वही बोल रहा है कि इनके मासेस का, उस जो एक फिक्स है, दूसरा जो एलिमेंट है उसके मासेस का एक सिंपल रेशियो मिलता है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 1:3:2, ठीक है, क्या मिलेगा 1:3:4:1:3:4:5, ये मिलेगा आपको एक होल नंबर, ठीक है, क्या मिला है, ये स्मॉल होल नंबर का क्या मिला, रेशियो मिला। समझ रहे हो, ये बात समझ लो कि अब जैसे इसमें अगर देख लो, इस वाले में अगर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलते हैं तो वाटर भी हो सकता है बना रहे हो सकता है क्या बना रहे हो, H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हो, तो H2 इसमें भी H2 इसमें है, मतलब कि दोनों में हाइड्रोजन कितना है, सेम है। अब देखो 2:2 इसमें क्या है 16, इसमें 2:2 कितना है 32, तो ये दोनों फिक्स हो गया।
ये दो एलिमेंट है जिसमें से एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट आएगा उनमें जो रेशियो बन रहा है वो देख रहे हो 1:2 का बन रहा है। तो सिंपल रेशियो बना कि नहीं बना, एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो बना। इसी को बोला उसने कि जब भी कोई इस तरीके से दो एलिमेंट्स आते हैं और उनका मोर देन वन कंपाउंड से मिलता हो तो एक का मास हम फिक्स कर दें और दूसरे का जो मासेस होगा उनमें एक सिंपल रेशियो या स्मॉल होल नंबर का रेशियो या प्रोपोर्शन मिलता है। इसी को उसने बोला कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है तो इसलिए मैं इसका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपके दो रिमेनिंग लॉ बचे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ गैसवर्क लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और अवोगाड्रो लॉ, ये दो लॉ अलग वीडियो में बनाएंगे। तो आपका आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रही हो तो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार फिर से ध्यान से समझें और आपको जो एग्जाम्पल मैंने बताया को समझने की कोशिश करें और लिख के एक बार खुद आप लिख के उसको देखें तो आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ये लॉ क्या बोल क्या रहा है, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और यदि कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आप रिप्लाई ये वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।